गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, और सब कैसे हैं? अच्छा। एक बात आज हमें बतानी है आप लोगों को कि आप लोग से अगर कुछ सवाल करता है हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर में, तो आप लोगों को जवाब देने में कुछ परेशानियां होती हैं या नहीं। आज हमको ये जानना है कि क्या आप किसी भी चैप्टर का अगर डेफिनेशन या परिभाषा देना होता है या परिभाषा देना है तो क्या आप आसानी से दे पाते हैं क्या, या आपको कोई कंफ्यूजन होता है कि आखिर हम इसका परिभाषा कहां से शुरू करें। जैसे अगर हम सवाल करें कि आप वर्ड की डिफिनेशन दें, हिंदी ग्रामर में इसे हम अगर बोलेंगे तो बोला जाए कि शब्द की परिभाषा दें, तो क्या आप आसानी से बता पाते हैं या नहीं, या आपको कहीं झिझक होती है कि हम कहां से शुरू करें। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो रट रट के याद रखते हैं और वो जवाब देते हैं, बट होता क्या है कि एट ए टाइम जब आपको इसकी जरूरत पड़ती है कि हमें कोई अचानक से सवाल पूछ दे कि शब्द की परिभाषा दे, संज्ञा की परिभाषा दे, नाउन की परिभाषा दे, डिफाइन द नाउन, तो उस समय आप हड़बड़ाहट में पड़ जाते हैं और अगर कुछ याद है, कुछ रटे हुए हैं तो आप आसानी से बोल देते हैं। लेकिन कोई आपके पास ऐसी क्राइटेरिया है जिसमें आपने ऐसा सोचा है कि हम इस तरह से दिमाग में रखा जाए या याद रखा जाए, ऐसी कोई क्राइटेरिया है क्या आप लोग के पास? बोलो। नहीं है तो बोलो नहीं है, अगर है तो बोलो है ऐसा नहीं। तो क्या इस पे आज हम लोग ध्यान दें कि आखिर परिभाषा को हम लोग कैसे दिमाग में रखें। चलो बोलते जाओ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बोलना चाहिए, झिझक रखने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए, जैसे हम सबसे पहले चलते हैं कि वर्ड को हिंदी में क्या कहेंगे? शब्द। क्लियर है? चलिए, तो आप बताओ शब्द किसे कहते हैं? चलो, ओके, थैंक यू। द ग्रुप ऑफ alphabets which makes complete sense is called word। ओके, इसी को हिंदी में अगर हम बोले, वर्णों के वह समूह, वर्णों के समूह जो सार्थक अर्थ व्यक्त करते हैं उसे शब्द कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे डेफिनेशन दिए, थैंक यू। आप ये थोड़ा सा बताया जाए कि ये जो डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन को देखो, गौर से देखोगे तो क्या आपको ये डेफिनेशन है, ये किसी भेद का डेफिनेशन है क्या? नहीं, ये आपका क्या है कि आपने बनाया जैसे C A और T, क्या हो गया ये? कैट मीन्स बी। क्या CTA कोई अर्थ निकालता है? नहीं। क्या ATC कोई अर्थ निकालता है? नहीं। तो क्या ये शब्द कहलाएंगे? नहीं। CAT कैट, और कैट मीन्स क्या? बिल्ली। दिस इज कैट या बिल्ली को हम कहेंगे कि वो एक जानवर है जो हमारे घरों में रहती हैं, म्याऊं म्याऊं करती हैं, तो इसलिए हम उसे कहेंगे कि इस बिल्ली को हमने
अल्फाबेट के जो ग्रुप है उससे बनाया, और वो सेंस हमारे दिमाग में आया कि जब भी बिल्ली बोलना हो तो इंग्लिश में सीएटी बोलेंगे, अगर इंग्लिश में सीएटी बोल रहे हैं आप तो हिंदी में क्या बोलेंगे, बिल्ली बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम? तो ऐसी चीजें, तो आप ये डिफिनेशन जो है, आप दिमाग लगाओ कि डिफिनेशन आपने कैसे याद रखा, ये डिफिनेशन किस तरह बना। हम लोग परिभाषा की परिभाषा सोचेंगे आज कि आखिर परिभाषा कैसे दिया जाता है, परिभाषा कैसे याद रखे हम, तो बताया जाए ये परिभाषा कैसे बना, ये परिभाषा कैसे आया। तो आप ये आप अगर गौर करोगे तो आप ये देखोगे कि वर्णों के समूह या अल्फाबेट्स के ग्रुप, अल्फाबेट्स के ग्रुप मतलब क्या है कि अगर आप ये देखो तो आप पाओगे, बहुत दिमाग लगाओगे तो ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड डिफिनेशन है, कंस्ट्रक्शन बेस्ड डिफिनेशन है, बनावट के आधार पर ये परिभाषा निकली है। बात समझ में आ रहा है? बनावट के आधार पर यह परिभाषा आपके पास है। मतलब क्या है कि आप वर्णों को एक जगह मिलाते हैं जिससे पूरा अर्थ निकलता है, तो आप उसे शब्द कहते हैं। समझ रहे बात को? तो आप वर्णों को एक जगह मिलाया ना, एक तरह से बनाया ना, वर्णों को या अल्फाबेट्स को एक जगह मिलाया, तो उसको मिलाने से अगर कंप्लीट सेंस आता है तो वर्ड कहा जाएगा, और कंप्लीट सेंस नहीं आता है तो वर्ड वो नहीं कहा जाए। इसका मतलब ये जो डिफिनेशन आपके पास आया, ये डिफिनेशन क्या है? दिस इज द डिफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर, वी कैन से स्ट्रक्चर, या बनावट के आधार पर की परिभाषा है, क्योंकि हम बहुत से अल्फाबेट्स को लेकर के एक वर्ड बनाते हैं, इसलिए ये हमारा डिफिनेशन किस आधार पे आएगा? स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन दोनों बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम आपसे आगे आते हैं और आगे हम बात करते हैं वर्ड के। अब वर्ड जो हमारे पास है, अब हम लोग चलते हैं काइंड्स ऑफ वर्ड, काइंड्स ऑफ वर्ड। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे बात कर रहा हूं, हिंदी और वर्ड। शब्दों के भेद, शब्दों के भेद। अब हमारे पास, हम आगे चलते हैं शब्दों के भेद, तो अब जाके ज्यादा क्लियर होगा। काइंड्स ऑफ वर्ड। तो क्या आप, पहले हम लोग हिंदी में जान लेते हैं। क्या आप लोग जानते हो कि शब्दों के कितने भेद हैं? अगर आप जानते तो बोले हाँ, और नहीं जानते तो नहीं। कोई यहाँ पे झिझक होने की जरूरत नहीं। हम आपको बताने आए हैं, हम आपको रैगिंग करने नहीं, हम आपको डराने नहीं आए हैं। हमें आपको बताना है, समझाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके पास इस आज तक का जो चीजें आपके पास जो भय किया हुआ है वो चीजें हट जाए आपके दिमाग से। चलिए बताइए, क्या शब्दों के कितने भेद होते हैं पता है आपको? बोलो नहीं पता है क्या? नहीं। चलिए ऐसे जानना चाहिए आप लोगों को। शब्दों को अगर हम लोग भेद की बात अगर करें तो आपको मैं बता दे रहा हूं, अब यही आपकी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा समझना है, क्योंकि आप शब्द के भेद के बारे में बात करेंगे तो यहां पे शब्दों के कई भेद होते हैं और कई भेद के कई आधार हैं। तो जहां भी काइंड्स की बात आज के बाद आपके पास दिमाग में आएगा, अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी चीज का काइंड्स, चाहे वो आप विज्ञान में पढ़ रहे हो, साइंस में पढ़ रहे हो, चाहे आप सोशल साइंस में पढ़ रहे हो, चाहे आप लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, हमारे पास तीन ही तरह की एजुकेशन हमें जो लेना होता है, या तो लैंग्वेज में लेते हैं, या तो साइंस में लेते हैं, या तो सोशल साइंस में लेते हैं। ये तीन स्ट्रीम है हमारे। और अगर आप आगे जाते हैं तो फिर एक कॉमर्स स्ट्रीम आपके पास आ जाती है। तो 4 स्ट्रीम है और 4 स्ट्रीम का नॉलेज आप रख लेते हैं तो आप सभी चीजों के विद्वान हो जाते हैं और नॉलेज आपके पास आ जाता है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि शब्दों के भेद की जैसी बात आएगा तो आपके पास एक सवाल आने चाहिए। जब कोई भी आपसे कोई पूछा कि शब्दों के कितने भेद होते हैं तो आपसे एक पोलाइट सवाल आने चाहिए। उनसे क्वेश्चन करिए कि सर किस आधार पर, समझे बात को? आप उनसे क्या बोलेंगे? हाँ, आप शब्दों के जो भेद पूछ रहे हैं वो आप किस आधार पे पूछ रहे हैं? तो सबसे पहले हमें बेस ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? बेस। तो बेस अब हम लोग लेके चलेंगे, आधार, शब्दों के भेद के आधार, शब्दों के, हाँ, शब्दों के
भेद के आधार, शब्दों के भेद के आधार, द बेसिस ऑफ द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ वर्ड, शब्दों के भेद के आधार। तो आधार अगर हम लेके चले तो हिंदी में सबसे पहले लेके चलते हैं। हिंदी में हमारा क्या है सो ध्यान देंगे। सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद क्या है, बहुत अच्छा बोला आपने, हाँ, रचना के आधार पर, आधार पर। उसके बाद क्या है, अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर। उसके बाद आगे आप क्या चलेंगे, कार्य के आधार, कार्य के आधार पर। समझ गए बात को? तो अब बताओ, जैसे हमने पूछा कि शब्दों के भेद बताइए, तो आप थोड़ा सा अचरज में पड़े कि आखिर हम कौन सा भेद बताएं, क्या बोले नहीं बोले। लेकिन जैसे आप आधार अगर आपके पास आ गया तो आप एक चीज कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, क्या कि अब हम आधार पे लेके चलेंगे, तब हमको आसानी हुआ कि कौन सा आधार वाला हमको बोलना है। क्लियर है? तो अगर आप इतने में से किसी को जानते हैं क्या, कौन वाला जान रहे हैं आप? हाँ, रचना और अर्थ के आधार पे। क्या आप जानते हैं या नहीं? आप एक भी नहीं जानते थे? चलो बेटा आप बताओ क्या होता है रचना के आधार पे, क्या है? रचना के आधार पर 3 है। कौन कौन है? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य। बट आई एम नॉट आस्किंग यू वाक्य और सेंटेंस, आई एम हियर, मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि क्या है। हम शब्दों के भेद पूछ रहे हैं, हम वाक्य के भेद नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन तुम सही बोल रहे हो, वाक्य हटा दो वहां पे। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ऑल्सो दिस इज द काइंड्स ऑफ द वर्ड। क्लियर है? और अगर हम कहें अर्थ के आधार पे तो मात्र 2 ही है, एक निरर्थक शब्द और एक सार्थक शब्द। क्लियर है? और अगर हम उत्पत्ति के आधार पे कहें तो 4 है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब हम अगर अब कार्य के आधार पे हम लोग कहें तो पता है कार्य के आधार पे क्या है, सब कितने भेद हैं? हाँ, कार्य के आधार पर शब्दों के 8 भेद है, और यही 8 भेद को हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। और इधर वाला को जब काम पड़ता है तो पढ़ते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये सब सीन एक साथ चल रहा होता है जब हम किसी भी शब्द को प्रयोग करते हैं। तो ये कार्य के आधार पर शब्दों के 8 भेद है, और इसे वाक्य में बोला जाता है। वाक्य में कार्य के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, और इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आप लोग सब पढ़े हो, कहीं ना कहीं सब पढ़े हो, लेकिन आपके पास क्यों याद नहीं है, क्यों रिमेंबर नहीं, उसका कारण समझ में आया? क्योंकि आप सजा के उस चीज को अपने दिमाग में रखने नहीं पा रहे हो। बात समझ में आ गया? अगर आप इस तरह सजाते तो क्या आपको याद होता या नहीं होता? एकदम होता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब जब आपको मैंने बताया कि जब आप, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है जब आपके पास एग्जाम में पूछे, आपको एग्जाम में बैठते हैं, जब आपको आंसर लिखना होता है तो आप हिस्ट्री में जाते हैं, तो हिस्ट्री का जो आंसर होता है, हिस्ट्री का नेचर क्या है उसको समझना है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी का नेचर क्या है, उसका आंसर कैसे होगा उसको समझना है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है उसको पढ़ना होता है, उसको कैसे समझते हैं उसको समझना होता है। और जब आप लैंग्वेज में आते हैं तो उसको उसके अनुसार लिखना होता है। जब आप सोशल साइंस में आते हैं या जब आप साइंस में आते हैं तो फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो उसका क्या होता है। तो आप जहां भी जाओगे, बट बेसिक चीजें यही है कि किसी भी चीज की डिफिनीशन हम कैसे लिखें। क्योंकि स्टार्टिंग जब आपका पेन जब जहां से स्टार्ट करते हैं तो उस समय थोड़ा सा आप सोचते हैं कि अब क्या करें।
अगर आप उसमें अपने दिमाग को सही रूप में नहीं रख पाए तो वहीं से आप होपलेस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और आप जानता हुआ आंसर को नहीं लिख पाते। जिस तरह आप लोग सब चीज को जान रहे हैं लेकिन आप बता नहीं पा रहे क्योंकि आपको उसको तरीके पते नहीं है कि हमको कैसे रखना है दिमाग में। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम? तो इसी तरह हमारे पास जस्ट इंग्लिश में ऐसा ही है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। क्लियर है? यही हमारे इंग्लिश में भी है। केवल इंग्लिश और हिंदी के ग्रामर में कोई फर्क नहीं है, थोड़े स्ट्रक्चर में फर्क है, थोड़ा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें समझ लेने हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर डिफरेंस समझ लें और किसी भी भाषा को सीखना हो तो एक भाषा से दूसरी भाषा सीखी जाती है या भाषा जन्म से मूल रूप में सीखी जाती है। दो ही तरीके हैं सीखने के। तो जब हम एक भाषा को सीखना चाहते हैं, जब हम पहली भाषा जानते हैं और हम दूसरी भाषा सीख रहे होते हैं तो दूसरी भाषा को सीखने में मात्र दो चीजों को ध्यान देना होता है कि वो दोनों भाषाओं में अंतर क्या है और वो दोनों भाषाओं में डिफरेंस क्या है और दोनों भाषाएं में समानता क्या है, समानता और अंतर, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। अगर ये दो चीजें समझ जाते हैं तो आप किसी भी भाषा को किसी भाषा के आधार पर सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो मातृभाषा होती है वो आपके जन्म से आप सीखते हैं, उसमें किसी भाषा की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, तो अब केवल इसको इंग्लिश में लिख लेना था। क्लियर है? आप इसे लिख लेंगे, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ origin, on the basis of structure, on the basis of on the basis of वर्क इन सेंटेंस, इन सेंटेंस। हमें समझना है कि वाक्य में कार्य, वाक्य में कार्य के आधार पर। ये हमारे हिंदी और इंग्लिश में सेम है। अब हम लोग एक एक करके लेके चलते हैं, शब्दों के भेद को हम लोग एक एक करके लेके चलते हैं। कोई प्रॉब्लम? चले आगे। यहां तक बात समझ में आई? तो आप क्या आज के बाद क्या कभी आप ऐसा सोचेंगे कि अगर कोई पूछा कि शब्द के भेद कितने भेद होते हैं तो आप क्या सोचेंगे? सबसे पहले आप क्या अचानक आप बोलना शुरू कर देंगे? नहीं, आप क्या बोलेंगे? किसके आधार पर? सबसे पहला होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ दे तो आप एकदम आधार पूछना। अब हो सकता है कि आप बोलेंगे कि नहीं, वो फिर डांटेंगे, अरे हम तुमको शब्द वाले पूछे तो आप आधार पूछ रहे। अरे भाई, आधार पूछ रहे हैं तो आप बोलेंगे ना, उनको समझाएंगे आप कि भैया या अंकल या सर, जो भी चीजें हम आधार नहीं लेके चले तो हम क्या कौन वाला बोल दें। हम अगर कॉम्प्लेक्स बोल देंगे तो आप डांट दीजिएगा, हम अगर मीनिंगफुल बोल दें तो डांट दीजिएगा। अगर हम बोल दें जैसा ओरिजिनेशन के आधार पे जो हमारे पास है तो वहां पे अगर आप वर्ड को लेके चलेंगे तो वो हमारा इंग्लिश, अगर हम ग्रामर पढ़े तो इंग्लिश में हमारा ओरिजिनेशन तो हमारे इंडिया में हुआ नहीं है, तो वहां की भाषाओं को थोड़ा अलग तरीके से लेके वहां ओरिजिनेशन समझना होगा। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग आज लेके चलते हैं कार्य के आधार पर शब्दों के भेद। अभी हम लेके चल रहे हैं कार्य के आधार पर शब्दों के भेद। कार्य के आधार पर शब्दों के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। है ना? तो अब देख लो, यहां पे हम अगर एक बात कहें कि हम इसको हम डिफाइन करने से पहले समझते हैं। हमने क्या लिखा? क्या लिखा? राम।
क्या लिखा? ही, क्या है ये? वह, क्या लिखा? गुड, क्या है ये? अच्छा, क्या लिखा? पढ़ना, क्या है ये? टू रीड, हम वर्ड लिख रहे हैं ना। राम से आपको क्या लगा? राम से क्या समझ में आया? आप राम से क्या समझते हैं? एक व्यक्ति का नाम। क्लियर है? अब हम एक वर्ड लिखा ही, इसका मतलब आपने क्या समझा? वह। तो वह किसके बारे में हम बोल रहे हैं? किसी और व्यक्ति के हम किसी व्यक्ति का नाम ना बोल करके हम उसको क्या बोल रहे हैं? वह। क्योंकि उस व्यक्ति का नाम हमें पता है, हमें वो हमसे जान पहचान है, या हमें उसको नाम बोलने की जरूरत नहीं है, हम वह से भी बोल करके काम चला ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है? गुड, इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये क्या कर रहा है? ये क्या करता है? ये किसका क्वालिटी बताएगा? किसी नाम का। तो इसका काम क्या हो गया? क्वालिटी बताना। इसका काम क्या हो गया? नेम, नाम बताना। इसका काम क्या हो गया? बारे में, हाँ, नाम के बदले में आना। और इसका काम क्या है? पढ़ना क्या है? एक एक्शन है, एक कार्य है। तो इसका काम है कार्य बताना। तो शब्दों के क्या है? एक तरह से अलग अलग कार्य बांटे गए हैं, और कार्य के आधार पर शब्दों को अलग अलग भाग में बांटा गया है। बस समझ में आया? तो इसी को हम लोग आज पढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि आखिर ये आप लोग समझ रहे हैं कि शब्द है, ये सब शब्द है, लेकिन सभी शब्दों का कार्य क्या है? अलग अलग है। क्लियर है ना? और इसी को हम लोग कार्य के आधार पर शब्दों की क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं, उसके नीचे हम लोग फिर आगे चलते हैं। क्लियर है? किसी वाक्य में कार्य के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ words in a sentence is called parts of स्पीच, तो अभी हमने चार शब्द देखा। हमने चार शब्द देखा। एज, राम एक किताब पढ़ता है। राम रीड्स अ बुक। तो यहां पे हमारा राम जो है, अब है ना, राम क्या है भाई? तो नेम, ये हमारा नाम है। किताब क्या है? तो नाम है। रीड्स जो है, रीड्स क्या है? पढ़ता है, पढ़ता है। रीड्स क्या है भाई? ये पढ़ता है, एक कार्य है। तो नाम जो है किसका है? एक व्यक्ति का। ये किताब किसका है? नाम है एक वस्तु का। और कार्य जो है वो ये कार्य का नाम ही है। क्लियर है? तो आप
आप देख लो कि एक वाक्य हमने लिखा, इस एक वाक्य में कई शब्द आए, लेकिन शब्दों के यहाँ काम अलग अलग है। शब्दों का काम क्या है? अलग अलग है। रीड्स क्या है? काम का नाम बताना। किताब है, वस्तु का नाम बताना। राम है, व्यक्ति का नाम बताना। तो सबका नाम काम क्या है यहाँ पे? अलग अलग है। तो एक वाक्य में जब शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो उसके क्या कार्य दिए गए, उस कार्य के आधार पर जब हम शब्दों को चुनते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में शब्दों का कितने भेद बताए गए हैं? 8। कितने बताए गए हैं? 8। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। चलो, कार्य के आधार पे शब्दों के कार्य के आधार पर शब्दों के भेद। तो कितने भेद हमारे पास हैं? 8। कौन कौन है? पहला क्या है? नाउन। दूसरा प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव। चौथा वर्ब। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्या हो जाएगा? क्रिया। आगे हमारे पास चौथा क्या है? प्रीपोजिशन। सॉरी, पहले हम एडवर्ब लिख लेते हैं। पांचवा है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। छठा क्या है? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? संबंध बोधक। फिर आगे क्या है? सातवां कंजंक्शन, संयोजक। और आठवां क्या होगा इसका? विस्मयादि। एक बार देख लीजिए, कार्य के आधार पर शब्दों के भेद। कितने भेद हैं? 8 भेद। पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। चलिए, तो ये 8 भेद हैं। तो हम शब्दों के भेद जो पढ़ रहे हैं, इस किस आधार पे पढ़ रहे हैं? कार्य के आधार पे। किस आधार पे पढ़ रहे हैं? हाँ, लेकिन शब्दों के भेद के कितने आधार हैं? 4 आधार है। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या है? रचना के आधार पे। तीसरा क्या है? और चौथा क्या है? तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, किस आधार पे पढ़ रहे हैं? किस आधार पर? कार्य के आधार पे शब्दों के भेद को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कार्य के आधार पर शब्दों के भेद को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। एकदम बोलिए, हमारे साथ साथ बोलिए, बिना बोले कोई उपाय नहीं है। कार्य के आधार पर शब्दों के भेद को क्या कहते हैं? बोलो, एक साथ बोलना है। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपसे कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? हाँ, तो हम अगर सवाल उलट दिए तो आपका आवाज बंद। हमने पूछ दिया तो आवाज बंद। साथ में बोलने बोलो तो भी लफड़ा, अकेले बोलो तो भी लफड़ा। यही लफड़ा आप लोग को पीछे ले जा रहा है। अगर आप लोग सही से समझोगे ना, तो जो लफड़ा है ना, वो अगर थोड़ा सा सवाल उलट दिया तो फ्यूज उड़ गया, दिमाग की फ्यूज उड़ गई। यही परेशानी स्टूडेंट्स में आज तक सबसे बड़ी परेशानी यही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्य के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। और उस 8 भेद को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कार्य के आधार पर शब्दों के भेद को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और अगर हम इसी को बोल दें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे?
पूरा बोलो ना, बोलो, पूरे बोलो। कार्य के आधार पे शब्दों के भेद को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कार्य के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को, कार्य के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को मैंने बांटने को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बात समझ में आया? तो जब आपके पास एक परिभाषा है, अब यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, आप उतार भी लेंगे, मतलब आप आराम से उतार लेंगे। लेकिन अगर अब हम परिभाषा लेके चलते हैं, अब हमारे पास जो परिभाषा है, अब हम परिभाषा की बात आज हम कर रहे हैं। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं परिभाषा, इसके साथ तो मैं पढ़ा रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट सबसे बड़ी चीज मैं पढ़ा रहा हूं परिभाषा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्वेश्चन है व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, या बोला जाए कि डिफाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना? तो जैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करिए, या क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा सबसे पहले, सो बताओ। अभी इसकी आप परिभाषा लिखने जा रहे हैं, आप इसको क्या करने जा रहे हैं? परिभाषा लिखने जा रहे हैं। तो आप कहां जाएंगे सबसे पहले, क्या दिमाग में आएगा? हाँ, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कहां पढ़े हैं? शब्दों के भेद में पढ़े हैं। कहां पढ़े हैं? हाँ, शब्दों के भेद में। तो शब्दों के भेद वाला में कौन भेद वाला ये है? कार्य के आधार वाला है। तो आप क्या बोलेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। पूरा डेफिनेशन बोलिए इसका। On the basis of work, The classification of word on the basis of work in a sentence is called parts of speech. बात समझ में आया? चलिए, तो इसलिए मैं आपसे बता रहा था कि आपको क्यों परिभाषा याद नहीं रहता है, क्योंकि परिभाषा कहां से जन्म लिया है यही याद नहीं रहता। तो ये जो परिभाषा है वो बेस वाला परिभाषा है कि स्ट्रक्चर वाला परिभाषा है। अब हमारे पास, अब आपको मैं डिफरेंस समझा रहा हूं। परिभाषा, डेफिनेशन, किसी भी चीज का डेफिनेशन लेके अगर मैं चलता हूं, डेफिनेशन, डेफिनेशन अगर हम बात करें परिभाषा, क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे ग्रामर में, तो ग्रामर में सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप कोई भी चैप्टर लेके चलते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं? तो सबसे पहले आप वहां पे जब पढ़ते हैं किसी भी चैप्टर में, आप सॉरी हम इसको थोड़ा सा इस पीछे बता रहा हूं मैं। जब आप व्याकरण या कहा जाए ग्रामर, ठीक है, तो हम सबसे पहले जब ग्रामर पढ़ते हैं तो कोई चैप्टर आता है, समझ रहे हैं ना? जैसे हमने चैप्टर लिया 9, क्या लिया चैप्टर, क्या है ये? तो आप इसका सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इसका क्या पढ़ेंगे आप? कहीं भी कोई भी क्या पूछेगा आपको? परिभाषा, या इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं? डेफिनेशन। उसके बाद आप इसका क्या पढ़ेंगे? काइंड्स। क्या पढ़ेंगे? काइंड्स। भेद इसको बोलते हैं काइंड्स। और डेफिनेशन में भी आप क्या लेके चलते हैं? एग्जाम्पल। किसी भी डेफिनेशन को समझाने का सहारा क्या लेते हैं? जब आप काइंड्स लेके चलते हैं तो काइंड्स में आपको क्या पढ़ना है पता है? जब आप काइंड्स लेके चलते हैं तो काइंड्स में भी आप क्या देते हैं? जब काइंड्स देते जाते हैं और उसका एग्जाम्पल देते जाते हैं, देते जाते हैं या नहीं देते जाते हैं? क्लियर है? लेकिन ये एग्जाम्पल के पहले भी क्या सोचना है वो आप दिमाग में जरूर रखिए। उसके लिए आप जब आप डेफिनेशन लेके चलते हैं तो डेफिनेशन का आधार क्या है? इसका आधार दिमाग में रखिए, या बेस। क्लियर है? जब आप काइंड्स लेके चलते हैं तो काइंड्स का आधार क्या है या बेस क्या है, मतलब परिभाषा कैसे बना वो ध्यान देंगे तो परिभाषा याद रहेगा। उसके आगे हम लेके चलेंगे भेद भी अगर हम बोलने जा रहे हैं तो वो काइंड्स किस आधार पे बांटा गया, किस आधार पे काइंड्स लिए गए, समझ रहे हैं? तो जाकर के ये करेंगे। जैसे हमने पीछे गया और हम पढ़ना शुरू किए वर्ड, तो वर्ड जैसे पढ़ना हम लोग शुरू किए, शब्द या वर्ड, तो हमने डिफाइन किया उसको। तो डिफाइन में क्या किया
कि शब्द को क्या है कि वर्णों को मिलाते हैं या अल्फाबेट्स को मिलाते हैं, तो उसका एक डिफिनेशन मिला, मिलाने वाला डिफिनेशन मतलब स्ट्रक्चर वाली डिफिनेशन, हम उसको कैसे बनाते हैं उस आधार पर डिफिनेशन लिया। लेकिन जैसे हम उसके आगे आए कि शब्दों के भेद, कहां पे गए, शब्दों के भेद, तो शब्दों के भेद के कोई एक आधार नहीं था, शब्दों के भेद के कितने आधार थे वहां पे, 4। तो हम अब 4 अब आधार पे जाएंगे, दिमाग हमको कहां लगाना है, आधार पे जाना है। ऐसा नहीं कि अचानक आप बोलते जा रहे हैं तो कभी याद नहीं रहेगा, तो उस तरह आप आधार पे आ गए, फिर आधार लिए तो फिर हर एक आधार में कई भेद होते गए कि नहीं। उसी तरह जैसे हम संज्ञा में आए तो संज्ञा का क्या लेके चलेंगे हम लोग, डेफिनेशन या परिभाषा डिफाइन करेंगे, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज नाउन। फिर अब नाउन को डिफाइन करने के बाद हम फिर कहां आएंगे, उसके काइंड्स में, लेकिन अब काइंड्स में आएंगे तो उसका फिर क्या लेके चलेंगे, आधार। और जब हम डिफिनेशन भी लेके चल रहे हैं, अगर हम डिफिनेशन भी लेके चल रहे हैं तो हम क्या लेके चलेंगे, आधार। इसका आधार क्या है, तो आप ध्यान देंगे कि जैसे हम लोग हमने यहां पे, अब हम इस एग्जांपल को अगर आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे कि हम डिफिनेशन दे रहे हैं, किसका, नाउन का। तो डेफिनेशन अगर हम देंगे तो ये जो अब हमारा जो नाउन है, समझ रहे हो ना, हम ग्रामर में लेके चल रहे हैं नाउन या संज्ञा, तो ये संज्ञा कहां से आया, उसका क्या आधार था, कहां हम संज्ञा को शुरू किए पढ़ने। तो अब हमारा ये कहना है नाउन क्या, नाउन की अचानक उत्पत्ति हुई है या नाउन किसी का भेद है, नाउन किसी की क्या है, भेद है। बस समझ में आया, नाउन किसी का क्या है, भेद है, काइंड्स है। बस समझ में आ रहा है ना। तो ये काइंड्स किसका है, नाउन काइंड्स किसका है, वर्ड का। बहुत अच्छा, किसका है, वर्ड का। तो जब हम डिफिनेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस भेद का नाम से शुरू करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। और उसका स्ट्रक्चर होगा वह प्लस उस भेद का नाम, या जहां से वो आया है, तो वह तो रह जाएगा। और भेद का नाम क्या है, नाउन के भेद का नाम क्या है, नाउन किससे निकला है, नाउन किसका भेद है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसका है, शब्द का। तो यहां पे बोलेंगे वह प्लस शब्द, तो ये अब दोनों मिला के क्या हो गया, वह शब्द, वह शब्द। अब इसी को इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो द प्लस वर्ड लिखना होगा, द प्लस क्या लिखना होगा, वर्ड। समझ रहे बात को। तो अब हमारे पास क्या है कि वह शब्द, मतलब हम क्या बताने जा रहे हैं, हम जब परिभाषा स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वह, उसके बाद क्या लिखेंगे, भेद का नाम, मतलब जिससे हम जिसका भेद का परिभाषा दे रहे हैं। तो हम संज्ञा क्या है, किसका भेद है, ये शब्द का भेद है। तो हम क्या लिखे, शब्द, इसकी जगह पे वर्ड इंग्लिश में कर दिए, वह शब्द। अब उसके बाद आगे लिखेंगे जो, यहां प्लस हो जाएगा जो। तो जो, अब इसका काम क्या है, किसके आधार पर ही भेद दिया गया है, कार्य के आधार पर। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, चलिए इसको नीचे ले लेंगे, है ना, या भाव के नाम को बताता है। अब यहां तक ही हो गया, इसका मेन काम हो गया। जो के बाद यहां पे जो मेन काम है उसको लिख दिया हमने, क्लियर है। अब उसके बाद लिखेंगे उसे संज्ञा कहते, उसे संज्ञा कहते हैं। बस समझ में आया। तो जब आप परिभाषा स्टार्ट करेंगे किसी भी चीज को, तो सबसे पहले उसका परिभाषा जो होता है वो 2 आधार पे आता है, या तो ऑरिजिनेशन के आधार पे या तो स्ट्रक्चर के आधार पे, क्लियर है ना, या तो भेद के आधार पे। 3 हमारे किसी भी डिफिनेशन के 3 आधार होते हैं। डिफिनेशन जब आप शुरू करेंगे तो डिफिनेशन आप किसी का भी बोलने जा रहे हैं तो सबसे पहले 3 चीज सोचिएगा। पहला क्या सोचेंगे, क्या वो बनावट के आधार पर डिफिनेशन आया है, क्या वो उत्पत्ति के आधार पे आया है, क्या वो किसी के भेद के आधार पे आया है। बात समझ रहे हैं। जैसे अगर हम पूछ रहे हैं संज्ञा की परिभाषा, तो संज्ञा किस आधार पे आया है, इसका परिभाषा किस आधार पे निकला है, भेद के आधार पे, क्योंकि ये किसी का भेद है,
तो किसका भेद है ये? शब्द का भेद। शब्द का भेद है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे परिभाषा तो हिंदी में सबसे पहले क्या लिखेंगे? वह। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब, जिसका भेद का नाम लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? आगे और क्लियर होगा, फटाक से क्लियर होने जा रहा है, अब देख लोगे। तो वह सब, और उसके बाद एक जो वर्ड यूज करेंगे। जो यहां वर्ड क्या होगा? जो। और जो शब्द करता है जिस काम को, सो यहां पे लिख देंगे हम लोग। और उसके बाद क्या लिख देंगे? उसे संज्ञा कहते हैं, मतलब उसे, और जिसका भेद है उसका नाम लिख देंगे, और इधर कहते हैं लिख देंगे। तो किसी भी परिभाषा को आसान से हम कई भाग में बांट के समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्लियर है? अब हमको इसी में इंग्लिश में याद रखना है। इसी को किस में याद रखना है? इंग्लिश में। तो अब हम इसको इंग्लिश में कैसे याद रखेंगे हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? द। क्या लिखेंगे? और उसके बाद नेम ऑफ काइंड्स। नेम ऑफ, जिसका वो काइंड्स का भेद है ना? द वर्ड। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? व्हिच। क्या लिख देंगे? व्हिच। और उसके बाद जो काम यह करता है, तो अधिकतर आप सोच करके यही वर्ड यूज अगर वर्ड कर दोगे ना हर एक जगह, सोच सोच सोच, तो मामला क्लियर है। सोच। बाकी क्या शो करता है? सो यहां पे लिख देना है। और उसके बाद यहां पे इज कॉल्ड, एक वर्ड होगा इज कॉल्ड, और बाकी किसका डिफिनेशन हम दे रहे हैं, सो यहां पे आ जाएगा। क्लियर है ना? जैसे अब हम इसका नाउन को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो कैसे होगा? द नेम ऑफ काइंड्स क्या है? किसका काइंड्स है? नाउन, वर्ड का। द वर्ड विच सोच द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड फीलिंग्स। फीलिंग्स है ना? इज। अब इज से यहां से लेके चल रहे हैं। इज कॉल्ड, ब्रैकेट में आप क्या नाम लिख देंगे? नाउन। तो परिभाषा कैसे दी समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो किसी भी परिभाषा को जब आप लेके चल रहे हैं कि हमको परिभाषा देना है, तो परिभाषा के तीन आधार होते हैं। या तो वो परिभाषा उत्पत्ति के आधार पर बना होगा, या तो परिभाषा बनावट के आधार पर बना होगा, या तो परिभाषा किसी का भेद से बना होगा, किसी का काइंड्स पे बना होगा। मैटर समझ में आ रहा है? तो किसी भी चीज का डिफिनेशन जब आप ग्रामर में आ रहे हैं, ये मैं बात कर रहा हूं ग्रामर का, किसी भी, चाहे हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, संस्कृत, उर्दू, फारसी, किसी का हो, तो जब वहां पे आप डेफिनेशन देंगे तो डेफिनेशन किसके कितने आधार पे बने होंगे? तीन आधार पे। पहला क्या होगा? उत्पत्ति के आधार पे। दूसरा क्या होगा? बनावट के आधार पे। तीसरा क्या होगा? भेद के आधार पे, काइंड्स के आधार पर। क्लियर है ना? तो अब देख लो, जैसे अब हम आपको पहचानने के लिए बात कर रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? जैसे अब हम आगे और बढ़ रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्लियर क्या होगा सो देखना। अब हम काइंड्स पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ रहे हैं? काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। तो अब काइंड्स ऑफ जब नाउन पढ़ेंगे तो यहां भी हम लोग चलेंगे, क्या पता है तुमको? अब यहां पे भी हम लोग चलेंगे तीन आधार पे, इसके भी आधार। जैसे हम लोग इसका पढ़ना शुरू किए संज्ञा के भेद, तो भेद अचानक किसी भी चीज का मत याद रखना, उसका आधार याद रखना। क्या याद रखना? बेस। तो इसका बेस क्या होगा भाई? तो इसके भी तीन बेस होते हैं। इसके भी कितने बेस होते हैं? तीन बेस होते हैं। पहला है काउंटिंग के आधार पे। क्या है? काउंटिंग के आधार पर। दूसरा बताओ। पहला है काउंटिंग के आधार पे, दूसरा और तीसरा है अर्थ के आधार पे। मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। मीनिंग। तो दूसरा बताओ क्या हो गया? यहां पे है आप अगर यहां आके चलोगे ना तो यहां पे महसूस करने का आधार पे
फीलिंग के आधार पे, है ना। ये सब चीजें आपको ग्रामर में नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा लगता होगा कि आखिर ये सब चीजें है क्या। तो काउंटिंग के आधार पे हम लेके चलेंगे तो इसके 3 भेद हो जाएंगे। कितने भेद हो जाएंगे? 3। पहला क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, दूसरा क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन, और तीसरा क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। और यहाँ पे 2 हो जाएंगे, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जब यहां पे आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5। पहला क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन, और 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहां पे 5 हो जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि आप अगर काइंड्स पूछ रहे हैं तो आपके दिमाग में फटाक से क्या आना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी का काइंड्स पूछा तो हम उसके पहले क्या समझना चाहेंगे? आधार जानेंगे। मतलब समझ में आया? क्या लेके चलेंगे? आधार लेके चलेंगे, नहीं तो फिर आप गड़बड़ा जाएंगे और आप डेप्थ में नहीं चलेंगे। तो अब हम अगर आधार लेके चल रहे हैं तो आधार का हम आधार में सबसे पहले इसका आधार लेके चल रहे हैं अर्थ के आधार पे। किसके आधार पे चल रहे हैं? अर्थ के आधार पे नाउन के पे। अर्थ कहा ना, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, काइंड्स ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। क्लियर है? संज्ञा के भेद, अर्थ के आधार पे संज्ञा के भेद, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। तो कितने भेद है भाई इसके? अर्थ के आधार पे संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद है। 5 काइंड्स। 5। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। क्लियर है? इसको इंग्लिश में क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम आपको डिफिनीशन इसका परिभाषा पे भी चल रहे हैं। कहां पे अब चलना है? चलिए अब हम परिभाषा का, अब तुम लोग को समझ में आ गया यहाँ पे क्या हम तुमको बताना चाह रहे हैं। हम इसका परिभाषा लिखना चाह रहे हैं तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंग्लिश में नहीं, पहले हिंदी में। व सबसे पहले क्या लिखेंगे? व प्लस क्या लिखेंगे? किसका भेद है? भेद का नाम लिखेंगे। हाँ, मतलब किसका भेद है ना? भेद का नाम, भेद का नाम। उसके बाद क्या लिखेंगे? जो, फिर जो काम करता है वो, फिर उसके बाद कहते हैं। समझ रहे हो ना? फिर जिसका डेफिनेशन है सो, और फिर कहते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? जब हम इस पे इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द। उसके बाद क्या होगा? नेम ऑफ काइंड्स, है ना? नेम ऑफ काइंड्स। फिर क्या लिखेंगे? विच। क्या लिखेंगे? विच। उसके बाद क्या लिखेंगे? सोच। फिर बाकी जो सोच करता है सो, फिर क्या होगा? ईच। फिर कॉल, फिर ब्रैकेट में उसको लिख देना। मैटर समझ में आया? मैटर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो क्या डेफिनेशन आप समझ में आया कि डेफिनेशन कहां से देंगे? तो जैसे अगर हम आपसे पूछें कि जैसे हम अगर आपसे पूछते हैं हम डेफिनेशन पूछेंगे नाउन का, तो आपके पास कहां से डेफिनेशन स्टार्ट होगा? द वर्ड से। इंग्लिश में बोलो, अभी थोड़ा इंग्लिश में बोलो। जैसे पूछेंगे डिफाइन द नाउन, तो आप क्या बोलेंगे? द वर्ड। स्टार्ट द वर्ड करेंगे, क्योंकि नाउन कहां से आया है? वर्ड का भेद है। हम जैसे बोलेंगे डिफाइन प्रॉपर नाउन, तो क्या बोलेंगे? द नाउन। मैटर समझ में आया? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हो गया ना? तो अब कहने करते, जब मैं आपको बता रहा हूं, जब आपका पेन लिखना शुरू करेगा और जब पहला वर्ड लिख देगा ना एग्जाम में, तो आगे का वर्ड लिख लेता है। लेकिन जब पहला वर्ड नहीं आएगा तो वही दिमाग अटक जाता है, कंफ्यूज हो जाओगे, होपलेस हो जाओगे, टाइम बर्बाद होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आप पागल जैसा फील करोगे और आप बेकार वहां पे फ्लॉप कर जाओगे। समझ रहे बात को? तो अब आपको स्टार्टिंग कहां से डिफिनेशन होगा, कैसे वही पता लग गया कि नहीं हो गया? मतलब समझ में आ गया? किसी भी चीज का डिफिनेशन का स्टार्ट हम कैसे करेंगे पता हो गया?
तो जैसे हमारा डिफिनीशन के कितने आधार होते हैं, डिफिनीशन का आधार कितने होते हैं, 3 होते हैं। या तो डिफिनीशन होगा ओरिजिन के आधार पे, या तो डिफिनीशन होगा बनाव मतलब स्ट्रक्चर के आधार पे, या तो डिफिनीशन होगा काइंड्स के आधार पे, काइंड्स के आधार पे। डिफिनीशन की मैं बात कर रहा हूं। तब अब किसी चीज का डिफिनीशन दे दी, फिर जब हम उसका आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर उसका काइंड्स पढ़ते हैं, लेकिन काइंड्स पढ़ने से पहले उसका बेस पढ़ेंगे। मतलब समझ में आया? तो अगर हम आपसे पूछें कि डिफाइन अल्फाबेट, अल्फाबेट को डिफाइन करना, क्योंकि ग्रामर का एकदम सबसे पहला इकाई पढ़ रहे हो, तो अब अल्फाबेट को डिफाइन कर रहे हो, तो अल्फाबेट क्या किसी चीज से मिलकर बना है ना? वो क्या है? इट इज एन एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का एलिमेंट है जो किसी से मिलकर बना नहीं है। मतलब समझ में आ गया ना? तो अब जब वो बना नहीं तो कहीं ना कहीं से उत्पन्न हुआ होगा। जब कोई चीज बनता नहीं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं से निकला है ना, डायरेक्ट उत्पत्ति हुई उसकी, ओरिजिन हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन जब हम आते हैं वर्ड में, तो वर्ड में क्या होता है? वर्ड में 5 अल्फाबेट लेते हैं, उसको भूंजते हैं, बना देते हैं, तो वो बनता है ना। और जब हम उसके आगे आते हैं अल्फाबेट्स का, अगर हम फिर आते हैं अल्फाबेट से वर्ड में, और जैसे आते हैं वर्ड में, तो वर्ड का जब हम आगे डिफाइन करते हैं तो उसका बेस लेके चलना होता है, किस बेस पे वर्ड हम कर रहे हैं। मतलब समझ में आया? मतलब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो अब बताओ कि कोई भी ग्रामर को पढ़ने के क्या तरीके हैं, तो समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब जैसे हम अल्फाबेट को डिफाइन कर रहे हैं, तो अल्फाबेट क्या होता है? अगर आप वर्ण को कहते हैं तो वह मूल ध्वनि जिसका कोई खंड या टुकड़ा, तो ये क्या है? द साउंड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी पार्ट्स। समझ लो ना? अब अगर आप अल्फाबेट को डिफाइन कर रहे हैं, तो अल्फाबेट इज अ साउंड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी पार्ट्स। मतलब अल्फाबेट क्या है? साउंड है। और साउंड क्या होता है? अ, ई, ए, बी, सी, दीज आर साउंड्स विच कैन नॉट, हम लोग इसको 3 या 4 पार्ट में करके नहीं बोल सकते। अगर हमको क बोलना है तो क बोलना है, ए बोलना है तो ए बोलना है, डी बोलना है तो डी बोलना है। क्लियर है ना? क्यों? तो अब क्या होगा कि ये हमारा ओरिजिन पे आ रहा है, ये डिफिनेशन के आधार पे आ रहा है, ओरिजिन पे। बट जैसे हम लोग आते हैं कहां पे? शब्द का परिभाषा। तो शब्द क्या होता है कि 2-4 अल्फाबेट मिलाते हैं तो शब्द बन जाते हैं। तो यहां बनाते हैं तो स्ट्रक्चर करते हैं, शब्द का मिला के क्या करते हैं? स्ट्रक्चर देते हैं जो सही अर्थ निकालता है। तो यहां पे डिफिनेशन हमने क्या दिया कि द ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड, दीज आर द ग्रुप। तो ग्रुप मतलब बनाना पड़ेगा, तो स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, तो ये स्ट्रक्चर का आधार पर डिफिनेशन हो गया। क्लियर हो गया? और जब हम आते हैं शब्दों के भेद में, तो जब भेद उसका पढ़ने लगते हैं तो भेद में आते हैं तो 4 उसका बेस मिलता है, उत्पत्ति के आधार पे, है ना? उसके बाद अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे और कार्य के आधार पे, और चारों को फिर नीचे लिखते हैं। और जब वो चारों का परिभाषा लेके चले तो किस आधार पर परिभाषा है, उसके आधार पर उसकी परिभाषा लेके चलते हैं। मतलब समझ आ गया ना? क्लियर है? तो उसी तरह से आगे ग्रामर में बढ़ते जाते हैं और हर एक चीज के साथ एग्जाम्पल लिखते जाते हैं, तो समझ में आ जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं आता है? तो अब अगर हम लोग अगर हम अब आगे जाए और हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं इससे हट करके, तो ये अब इसमें हम लोग इसका परिभाषा लिख लो, इसका प्रॉपर नाउन का परिभाषा इंग्लिश में लिख लो। क्या लिखेंगे? द, हाँ, यहां पे क्या स्टार्ट करेंगे? द नाउन which shows the particular which shows the name of a particular, the name which shows the name of a particular, the name of a particular person, place or things in the world, it's called proper noun. As Ram,
पटना। तो राम एक व्यक्ति हो सकता है, वो राम लाखों व्यक्ति, 5,000 आदमी का नाम, करोड़ आदमी का नाम एक इंडिया में या वर्ल्ड में हो सकता है। बट जिस व्यक्ति का नाम हम जिसको देख रहे हो, सांवला होगा, काला होगा, गोरा होगा, वो तो अकेला होगा। उसका शादी अगर होगा तो किसी उसकी एक ही पत्नी होगी या 5 कर रहे, लेकिन वही आदमी होगा। बात समझ में आ रहा है ना। उसी तरह रामायण जो है, रामायण 50 किताबें हो सकती है, लेकिन रामायण तो रामायण है ना। उसी तरह पटना नाम 50 शहर हो सकता है, लेकिन जो पटना एक होगा, जो पटना हम जाएंगे वहां जो वस्तुएं या जो रोड होंगे उसका तो वही होगा ना। बेटा समझ में आ रहा है। तो पार्टिकुलर नाम किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। बेटा समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम? तो हम लोग आज पढ़ने के तरीके पर ध्यान दे रहे थे कि हमको पढ़ना कैसे है, किसी चीज का डिफिनेशन कैसे, ग्रामर में या व्याकरण में हम लोग कैसे डिफिनेशन को दिमाग में रखते हैं। अब अगर हम आपसे पूछें, हम एक हम पूछ रहे हैं ट्रांजिटिव, एग्जाम्पल, हम ऐसे एग्जाम्पल पूछे, ट्रांजिटिव वर्ब का डिफिनेशन देना है, तो इसका स्टार्टिंग कहां से होगा? द। उसके बाद क्या लिखेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब की बात अगर हम करेंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब किसका काइंड्स है? ये काइंड्स किसका काइंड्स है? वर्ब का है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? द वर्ब। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? सोच ले, अब आगे क्या वो काम करता है उसको लिखेंगे। क्लियर है ना। तो यहां से यहां तक का डिफिनेशन हो जाएगा कि यहां तक लिख सकते हो? स्टार्टिंग हो सकता है कि नहीं? सो बताओ, स्टार्टिंग हो सकता है ना। क्लियर है। चलिए अब अगर हम लिखेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव, हम इसका परिभाषा लिख रहे हैं, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? द एडजेक्टिव विच, बाकी इधर जो हम लिखेंगे। मैंने तो समझ में आ रहा ना। तो डिफिनेशन लिखना आ गया कि नहीं आ गया? ग्रामर में डिफिनेशन स्टार्ट कर दोगे कि नहीं कर दोगे? स्टार्टिंग तो हो जाएगा ना। इसके आगे क्या है उसको हम दिमाग में रखेंगे, फिर उसके बाद यहां जो काम करता है या जो बताता है सो लिखेंगे, और इज गॉड करके और यहां पे पोसेसिव एडजेक्टिव लिख देंगे। क्लियर है। तो डिफिनेशन कैसे देते समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो किसी भी चीज को डिफाइन कर लेंगे और उसका काइंड से लेके चल लेंगे, कोई दिक्कत? चलिए, तो आज यहीं तक, धन्यवाद।